अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज बादशाह वक्त में बात करेंगे हिंदुस्तान पर राज करने वाले खिलजी ख़ानदान के दूसरे और सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिनकी इमेज को हिंदुस्तानी फिल्मों में दागदार किया गया। आज बात करेंगे हिंदुस्तान में जमाखोरी यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर करने वाले और बाज़ार में हर चीज़ की कीमत मुकर्रर करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बादशाह वक्त के पिछले एपिसोड में हमने ख़ानदान गुलामा के बादशाहों सुल्तान क़ुतबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान और ग़यासुद्दीन बलबन के बारे में आपको बताया था। खिलजी ख़ानदान की हिंदुस्तान में हुक्मरानी की शुरुआत ख़ानदान गुलामा के इख्तिताम के बाद हुए। दरअसल खिलजी ख़ानदान के अफराद सल्तनत गुलामा में आला ओहदों पर फायज थे। खिलजी ख़ानदान कुरून वस्ता के भारत का एक मारूफ ख़ानदान था। उसने हिंदुस्तान पर 1290 यानी 1290 से 1320 तक राज किया। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में ये दूसरा हुक्मरान ख़ानदान था। खिलजी कबीला तवील अरसे से अफ़गानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन बुनियादी तौर पर इस ख़ानदान का मस्कन तुर्किस्तान बताया जाता है। अलबत्ता भारत आने से पहले यह कबीला अफ़गानिस्तान में था। खिलजी ख़ानदान के पहले हुक्मरान थे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक फ़ौजी के तौर पर शुरू की थी। अपनी काबिलियत के बलबूते पर उन्होंने सल्तनत गुलामा में फ़ौज के अंदर आला ओहदा हासिल किया। इसके बाद समाना के सूबेदार बने। सल्तनत गुलामा के ख़ात्मे के बाद जब वो दिल्ली के सुल्तान बने तो उस वक्त जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की उम्र 70 साल थी। फ़िरोज़ खिलजी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिनकी अंदरूनी पॉलिसी दूसरों को खुश करने के उसूल पर थे। उन्होंने हिंदू अवाम के तय ज़्यादा वसीउ नज़री यानी उन पर बहुत मेहरबानी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने अपने मुख्तसर से दौरे हुकूमत में कुछ अहम कामयाबियाँ हासिल की। 70 साल के फ़िरोज़ खिलजी के ही भतीजे, दामाद और सिपहसालार थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका पैदाइशी नाम था अलीगढ़ शासिब खिलजी। फ़िरोज़ खिलजी के दौरे हुकूमत में ही उनके भतीजे और दामाद और सिपहसालार अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्क की कई रियासतों पर कब्ज़ा किया और उन्हें दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हुकूमत में पंजाब पर मंगोलों का हमला हुआ, जिसे नाकाम बनाया गया। इसी अहद में मंगोलों के एक बड़े ग्रुप ने मुसलमान होकर हिंदुस्तान में ही रहने का फ़ैसला किया। दिल्ली की तख्त पर विराजमान होने का ख्वाब देखने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही अपनी बेपनाह फ़ौजी सलाहियत का लोहा मनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया पर हमला किया, जो इस इलाके पर मुसलमानों का पहला हमला था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़ और मांडव पर कब्जा किया और देवगिरी की अमीर रियासत को अपनी रियासत में मिला लिया। साउथ इंडिया पर किए गए हमले और इन हमलों में मिली फतह से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ा माल गनीमत हाथ लगा था। जंग के बाद मिले इस बड़े खजाने या फिर माल गनीमत के साथ जब अलाउद्दीन खिलजी वापस लौटे तो दिल्ली का तख्त उनका इंतज़ार कर रहा था। साउथ इंडिया से लौटने के बाद उनके और दिल्ली के तख्त के दरमियान रोड़ा बने अपने ही चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल कर दिया और 22 अक्टूबर 1296 यानी 1296 को ख़ानदान गुलामा के साबिक़ हुक्मरान ग़यासुद्दीन बलबन के लाल महल में अपनी ताजपोशी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। अब बात करते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत की। आखिर उनके दौर के खात्मे के बाद भी गरीबों ने अरसे तक उन्हें याद करते हुए क्यों दुआएं दी, और ये भी देखते हैं कि जिस तरह बॉलीवुड की फिल्म पद्मावत में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का किरदार बताया गया है, उनकी इमेज बताई गई है, क्या वो सच था? आइए देखते हैं। रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की एक्टिंग से सजी बॉलीवुड की मशहूर फिल्म पद्मावत में जिस तरह रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल अदा किया, उसकी खूब तारीफ़ें की गई। लेकिन इस फिल्म में सबसे बड़ी जो नाइंसाफ़ी हुई है वो अलाउद्दीन खिलजी से है। इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी को इस तरह बताया गया है जैसे वो कोई वहशी, सफाक, जंगली और जालिम हुक्मरान हो, नोच नोच कर खाता हो, अजीब व गरीब कपड़े पहनता हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अलाउद्दीन खिलजी अपने दौर के बहुत महज़्ज़िब शख्स थे, जिन्होंने कई ऐसे फलाही इक़दामात किए जिनके असरात आज तक नज़र आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हेड और हिंदुस्तान के अहद वस्ता के हिस्ट्री के एक्सपर्ट प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक तारीख़ी किरदार है। उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। उनका शुमार हिंदुस्तान के सबसे रोशन ख्याल हुक्मरानों में होता है।
खिलजी सल्तनत से पहले दिल्ली पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान शम्सुद्दीन अल्तमश, गयासुद्दीन बलबन और रज़िया सुल्तान ने हुकूमत में मुकामी लोगों को यानी हिंदुस्तानियों को शामिल नहीं किया था, सिर्फ तुर्कों को ही अहम ओहदे दिए जाते थे, इसलिए इसे तुर्क हुकूमत भी कहा जाता था। लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया और आला ओहदे दिए। अलाउद्दीन खिलजी के इसी इक़दाम के बाद आने वाले हुक्मरानों ने हिंदुस्तानियों को हुकूमत में शामिल करने का सिलसिला शुरू किया, इसीलिए इसको खिलजी इनक़िलाब भी कहा जाता है। हिस्टोरियन मानते हैं कि जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए हिंदुस्तान मशहूर है और जिसे बाद में अकबर ने आगे बढ़ाया, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दौर हुकूमत कई लिहाज से ख़ास था, ख़ास तौर पर बाज़ार या मंडी या मार्केट से मुताल्लिक़ उनकी पॉलिसी एक इनक़िलाबी पॉलिसी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार में बेची जाने वाली हर चीज़ की कीमत या रेट मुकर्रर कर दी थी, तो वहीं कम तोलने वाले और नाप तोल में कमी करने वाले ताजरों के लिए सख्त सज़ाएँ भी उन्होंने मुकर्रर कर रखी थीं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत में सभी चीज़ों को क्वालिटी के लिहाज से 3 अक़साम यानी 3 टाइप में बांट कर उनकी कीमतें मुकर्रर कर रखी थीं और इससे ज़्यादा कीमत पर माल बेचने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के दौर में खुशहाली थी और खाने पीने की चीज़ें आसानी से मुकर्रर कीमत पर हासिल हो जाया करती थी। इसी ज़माने के रुपए को तिनका कहते थे और वज़न के एतबार से एक तिनका 1 रुपए के बिल्कुल बराबर होता था, यानी 96 रत्ती का होता था। एक तिनका तांबे के बने 50 चीतल के बराबर होता था। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती होने से लोग खुशहाल हो गए और अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद भी अरसे तक उनके अहद को याद किया करते थे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दलालों का रोल ख़त्म करने की बात करते हुए जो तीनों ज़रई क़वानीन यानी एग्रीकल्चरल लॉज या फार्म्स लॉज लाए हैं, उसमें किसानों के मुताबिक कई लूप होल्स हैं, लेकिन आज से कई 100 साल पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर हुकूमत में दलालों का रोल भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। खिलजी ने किसानों और हुकूमत के दरमियान से दलालों को हटा दिया था। ज़रई निज़ाम में बेहतरी के साथ खिलजी ने ईमानदार इंतज़ामिया को यकीनी बनाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर कर रखी थी, जासूसी का एक ऐसा निज़ाम बनाया था कि बादशाह को मंडी की खबरें डायरेक्ट पहुँचाई जाती थी। एक आला नस्ल के घोड़े की कीमत 120 टका थी, जबकि दूध देने वाली भैंस की 6 टके और दूध देने वाली गाय की कीमत 4 टके तय थी। इसके अलावा सारे अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा वगैरह की कीमतें भी मुकर्रर की गई। मुकर्रर कीमत से ज़्यादा बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने के हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि खिलजी ने दिल्ली में ऐसा निज़ाम कायम किया था जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ बाज़ार थे। मिसाल के तौर पर खाने की अशिया के लिए एक अलहदा बाज़ार था, महंगी अशिया जैसे कपड़े, तेल, घी और मवेशियों के लिए अलग अलग बाज़ार थे। हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार में कीमत पर कंट्रोल करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनके पास एक बड़ी फ़ौज थी जिसे अशिया मुहैया कराने के लिए उन्होंने कीमत का तयन किया था। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खिलजी ने शाही गोदाम बनवाए थे जिनमें बड़ी मकदार में खाने पीने की ज़रूरी अशिया रखी जाती थी और यहीं से आढ़तियों को मुहैया कराई भी जाती थी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बाज़ार में किसी चीज़ की कमी ना हो और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जा सके। किसी भी किसान, कारोबारी या आढ़ती को मुकर्ररा हद से ज़्यादा खुराक रखने की इजाज़त नहीं थी और ना ही मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा पर बेचने की इजाज़त थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में कई उमरा के हथियाए गए ख़जाने को भी अपने पास जमा कर लिया था या उन्हें अपने पास रखते हुए ये पैगाम दिया था कि इन उमरा के पास अगर ज़्यादा दौलत होगी तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बागी होते हैं और सरकश होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हिस्टोरियन ने लिखा है कि उन्होंने नया मज़हब बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सुन्नी मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस तरह के दावों को भी खारिज कर दिया गया और इसे कभी साबित नहीं किया गया। अलाउद्दीन खिलजी पर गुजरात में खून बहाने के भी इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी ही हैं जिन्होंने गुजरात के राजा करना की मलिका कमला देवी की दरख्वास्त पर कमला देवी की बेटी देवल देवी को अपनी मां से मिलाया था।
कमला देवी गुजरात पर हमले के बाद अलाउद्दीन खिलजी की बीवी बनी। कमला देवी ने अपनी बेटी को राजा करण के कब्जे से आज़ाद कराने की अलाउद्दीन खिलजी से दरख्वास्त की थी। दिल्ली लाने के बाद कमला देवी अपनी बेटी देवल देवी के साथ शाही महल में ही रहने लगी। एक और ख़ास बात, अलाउद्दीन खिलजी की इमेज मुतासिर करने के लिए उनके वफादार और सिपहसालार मलिक काफूर से उनका नाजायज़ रिश्ता जोड़ा जाता है। कई हिस्टोरियन ने इस बारे में लिखा है लेकिन साबित नहीं कर पाए। वहीं कई हिस्टोरियन, जिनमें नॉन मुस्लिम्स की बड़ी तादाद है, उन्होंने खुद अलाउद्दीन खिलजी को होमोसेक्सुअल या बायसेक्सुअल बताने वाले दावों को सरासर बेबुनियाद करार दिया है। उन हिस्टोरियन का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर से ज़्यादा मिलना इसलिए था क्योंकि हुकूमत के कई काम मलिक काफूर अंजाम देता था और रिपोर्ट देने के लिए खिलजी से मिलना ज़रूरी होता था। इतना ही नहीं, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की मौत तक उनका वफादार रहा और कहते हैं कि अपनी मौत के आखिरी दिनों में जब अलाउद्दीन खिलजी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए तो उन्हीं के कहने पर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मौत की नींद सुला दिया था। प्रोग्राम बादशाह वक्त में ये थी खिलजी ख़ानदान के दूसरे और सबसे ताकतवर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। मिलते हैं बादशाह वक्त के अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।